ऑल राइट, तो अभी आप लोगों का मेजर टेस्ट हुआ था संडे में। सो अभी आप लोगों का चैप्टर टेस्ट है इस संडे। मेरे मेरे फेवरेट चैप्टर का पी ब्लॉक मेरा फेवरेट कभी भी नहीं था। जब मैंने नेट का पेपर दिया था ना, मैं पी ब्लॉक छोड़ के गई थी। मेरी मैम ने मुझे कहा था कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर तुम पढ़ के जाओगे तो भी चांसेस है कि क्वेश्चन ना बने, क्योंकि थोड़े से अजीब तरह के आते हैं। मैं छोड़ के गई थी नेट में ये वाला चैप्टर। बहुत सारा था रटने को। हाँ, ऑर्गेनिक मेरे को पसंद है क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में थी बेटा, इसलिए। और मैंने ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप काफी कुछ लाइक सीखते हो, मैकेनिज्म एंड ऑल, हर चीज के पीछे क्या स्टेप हुआ होगा, तो वो चीजें रहती है। अच्छा ठीक है, सो आप लोगों का मेजर टेस्ट डन हो गया। इस हफ्ते तुम लोगों का चैप्टर टेस्ट है ना। चैप्टर टेस्ट में तुम्हारा पी ब्लॉक आ रहा है। तो पी ब्लॉक देखो एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि अपना बहुत सारा टाइम उस पर दे दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको सिर्फ क्लास नोट्स कर लेने हैं फटाफट से रिवाइज, जिसने एनसीईआरटी में हाईलाइट किए गए आप एनसीईआरटी करिए आप। और जो मैंने 3 डीपीपीज दी थी वो आप कर लीजिए सोल्व। अगर वो भी आप लोगों की हो गई हैं तो वो प्रैक्टिस शीट जो मैंने भेजी थी उसमें शायद 25-26 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, उसको कर लो। उससे ज्यादा प्लीज और मत करो, क्योंकि ये चैप्टर में से जो बच्चे की शिफ्ट में हो सकता है जेई के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ऐसा वाला है ना। तो पिछले साल देखा था कि बहुत ही कम क्वेश्चन इससे आए थे। तो बेटर है अगर आपका इतना हो गया है आप किसी और पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगाना कि संडे को टेस्ट है और आप 6 दिन ही इस पे लगा रहे हो। 2 दिन बहुत है पी ब्लॉक को प्रिपेयर करने के लिए, 2 से या 3 दिन। जिसने पहले बिल्कुल भी नहीं किया हुआ और क्या बोलते हैं डीपीपीज भी नहीं लगाई, उसको तो देखो 3 दिन चाहिए रहेंगे। लेकिन अगर जिसने सब कर लिया तो ज्यादा नहीं करो, आप अपना देख लो। अगर फिजिक्स का आपका जो भी है उसको आप फोकस कर सकते हो कैपेसिटर पे। डीएनएफ लोग की यस वेटेज ज्यादा है बेटा, ठीक है। पीर बख्श अभी आई गेस ये बात करने का टाइम नहीं है इक्विलिब्रियम कैसे करें। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डीएनएफ लोग की क्लास चल रही है एंड यू आर सेइंग कि इक्विलिब्रियम कैसे करें। यू कैन आस्क इन योर वो पर्सनल ग्रुप। ओके, हाँ डीएनएफ लोग की है, तभी डीएनएफ लोग में इतना टाइम लग रहा है बेटा। आज के बाद बेटा 2 लेक्चर और लगेंगे डीएनएफ में, है ना। क्योंकि इसके बाद अपने को वो भी करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी करने हैं, ठीक है। सो इस हफ्ते आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके ऑल राइट। तो डीएनएफ लोग की अभी तक मैं 3 डीपीपीज आपको दे चुकी हूँ, है ना। दे दिया ना मैंने विधान सर की, है ना। क्योंकि तुम्हें शायद 3 और मिलेंगे डीपीपी, 6 डीपीपी मिलेंगी टोटल इसकी। तो 3 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 और मिलेंगी। तो जैसे आप कर रहे हो प्लीज वैसे करो। और प्लीज अपना कोशिश करो कि डेली का डेली काम निपटाओ, ताकि मुझे भी बार बार फॉलो अपना लेना पड़े, कर दो कर दो कर दो, है ना। वैसे बहुत बच्चे करके भी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। बट कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, तो प्लीज वो भी जो है थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। चलिए आइए, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं क्या कराऊंगी, एक अपना एलोई फॉर्मेशन बचा था बेटा, एक बार उसको देख लेते हैं फटाफट से। बहुत छोटू सा है ना। कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो मुझे वो बताने हैं आप लोगों को। देन अपन मूव करेंगे KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंपाउंड्स पे, प्रॉपर्टीज पे। क्लियर है? और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। और एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, ठीक है। एनसीईआरटी इज मोर देन बोल रही हूँ मैं अभी अभी तो मैंने आप लोगों को काफी चीजें बता भी दी एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ इन जेई एडवांस में। वैसे भी इसकी वेटेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। तो जितना मैं करवा रही हूँ प्लीज उतना भी आप कर लोगे तो इतना मैं गारंटी देती हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है जी। चलिए आइए एक बार याद कर लेते हैं लास्ट टाइम मैंने क्या कराया था, क्योंकि अपनी क्लास नहीं हुई थी ना मंडे को। क्या करवाया था मैंने बच्चों, थोड़ा सा याद करवाओ मुझे भी, बताओ।
मैग्नेटिक सब प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखा था, n×n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, यही था, याद करो। और n क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, हाँ कलर भी डिस्कस किए थे। और याद करो जब मैं तुम्हें बता रही थी, और ये याद रखना कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8 के उसके आसपास आता है, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8। तो अगर तुम्हारा एमसीक्यू आता है तो आप बिल्कुल इस तरीके से अप्रोक्स भी लगा के कर सकते हो कि 1.8 के आसपास आएगा, आपका आंसर एकदम बिल्कुल ठीक आएगा, राइट। हाँ, इंटीजर बेस्ड में एक दो ऐसे क्वेश्चन आए हुए जहाँ पे आपको थोड़ा सा वहां पे एग्जैक्ट लेनी पड़ेगी वैल्यू, उसके बिना वो वैल्यू आएगी नहीं जो एनटीए ने आंसर दिया था। वैसे वाला क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने ये बोला था कि याद करो D1 से लेकर अगर मैं D5 की बात करूं, अरे क्या हो रहा है, इतना हैंड रेस क्यों हो रहा है? हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम लास्ट क्लास में जो कैटालाइसिस वाला पार्ट में वो समझ नहीं आ रहा था। बाद में बताऊंगी बेटा, अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे क्लास आगे करानी है। तुम मेरे को ना पहले बता के रखा करो डाउट सोल्विंग ग्रुप में, और जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा जस्ट हाईलाइट दैट टॉपिक। मैं अब आगे करा रही हूँ, मैं पीछे वाला टॉपिक कैसे करा सकती हूँ? इतने तो तुम लोग समझदार हो। D1 से लेकर D5 मैंने इसमें बताया था, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, ऑलमोस्ट बराबर आ रही थी, याद है। और अगर मैं D6 से लेकर D9 की बात करूं तो उसमें जो आपकी ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो ज्यादा देखने को मिल रही थी कैलकुलेटेड से। तो ये ध्यान है ना तुम लोगों को अच्छे से? बताओ। यस यस मैम। ऑलराइट। उसके अलावा हमने क्या किया था, एक बार फटाफट बता रही हूँ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़े थे हमने। आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ज्यादा तुम मगजमारी करोगे ना कि मेरे को मैम इतना डेप्थ में जाना है, वो तुम्हारे लिए यूजफुल है नहीं इस टाइम पे। तो इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ ना कि ये वाली चीज तो तुम्हें आनी चाहिए, तो मतलब वो आनी चाहिए तुम्हें। जैसे अगर मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बोलूं, वहां से 2019 में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बेस्ड। तो वहां पे जो आपके 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि जब आपके छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं वॉइड्स में, जिनको हम इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं, तब आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हार्ड होते हैं वो, ठीक है, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टिविटी उनकी रिटेन रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। कैटलिस्ट वाले में मैंने बोला था, कैटलिस्ट का मेन रीजन क्या है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ट्रांजिशन मेटल है वो अच्छे कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। उसमें समझने जैसा कुछ था भी नहीं वैसे। उसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक सेकेंड, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन बताई थी कि इसमें आपको ये कैटलिस्ट लेना है, वो 3-4 चीजें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस वाली रिएक्शन में, जैसे मैंने शायद एक आयरन वाला बताया था हैबर प्रोसेस में, है ना, और एक मैंने जिगलर नाटा कैटलिस्ट बताया था इथीन को पॉलीथीन में चेंज करने के लिए, राइट। उसके अलावा देखो, अगर आप में से किसी को डाउट आता है ना, तो ये मेक श्योर किया करो, क्लास होती है 7 बजे, तुम मेरे को 6:50 पे मैसेज कर दिया करो, मैं आ जाती हूँ 6:50 पे कि मैम आप 6:50 पे ज्वाइन कर लो। 7:02 पे आके बोलोगे पिछला टॉपिक, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कराना। बेटर टू ज्वाइन 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। एक छोटा सा रह गया था बेटा एलओए, इसको मैं फटाफट से बता रही हूँ। एलओए में तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा वैसे, ठीक है। चलिए, करा इसलिए रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एलओए आपने मतलब लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था, जब दो मेटल को मोल्टन स्टेट में लाके मिलाया जाता है उससे क्या बनेगा, आपका एलओए की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ही वो बोल रहा है एलओए इज द ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट, ठीक है। और जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। बस आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है, जो दो मेटल को आप मिला रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, उनकी जो रेडियाई है, मेटेलिक रेडियाई है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, सिमिलर होना चाहिए। और एनसीईआरटी कितना बोलती है, कितना होना चाहिए, अबाउट 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए रेडियाई, अबाउट 15% होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर रेडियाई होगी तभी जो है एलओएस जल्दी बन पाएंगे। जैसे एक चीज देख लो, अगर तुम्हें इससे सही समझ में आ जाए तो, ठीक है, बात दिख रहा है तुम लोगों को?
ठीक है, अगर सिमिलर रेडियाई की होगी तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी जो है ब्लेंडिंग हो पाएगी और तुम्हारा एलओए की फॉर्मेशन हो पाएगी। यानी कि तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो मुझे पर्सनली लगता है यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, वैसे आएगा नहीं, 15%। ये चीज तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सच एलओएज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स विद मेटेलिक रेडियाई दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, कुछ कुछ एलओएज हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से एलओएज हैं एक बार मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी में कौन से हैं और इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। तो वो कह रहे हैं जो एलओए बनते हैं हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है। प्लीज एवरीवन टाइम पे आया करो बेटा, 13 मिनट क्लास को हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर वो कह रहे हैं जो बेस्ट नोन एलओएज है वो है फेरस एलओएज। ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज, इतना तुम याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको यूज किया जाता है फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब मैम आप ये बताओ कि कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा ब्रास। ब्रास एक ऐसा एलॉय है जो सबको याद भी रहता है ना, अपने 9th-10th में भी एक सवाल बनता था, याद है तुम लोगों को? और मैंने डीपीपी में भी डाला था एक ऐसा क्वेश्चन, तब मैंने कहा था इसको छोड़ दो क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। कॉपर और जिंक का होगा, ठीक है, कॉपर और जिंक होंगे। ब्रोंज आप ध्यान रखोगे क्या होगा, कॉपर और टिन होगा। ठीक है, उसके अलावा दो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट वो एक बार आया हुआ जे में, तो मैं लिखवा देती हूँ, लिखो। गन मेटल और बेल मेटल, मतलब जो आपकी बेल्स होती है, जो गन है, उसमें कौन सा मेटल, कौन सा एलॉय होगा, कौन से दो मेटल को मिक्स करेंगे, इधर आओ, लिखो एक बार। कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा और टिन भी होगा। ठीक है, जो ये वाला एलॉय होगा उसमें कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, टिन भी होगा। मैम याद कैसे करेंगे, करना पड़ेगा, ब्रास ब्रोंज कर लो और गन मेटल में तुम दोनों को चिपका देना। कॉपर इज अ कॉमन, जिंक और टिन जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा। एक होता है आप लोगों का स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होगा लिखो एक बार। क्रोमियम होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, निकल होता है। क्रोमियम, आयरन, कार्बन, निकल, ये याद ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको मैं याद, मैं कैसे करती हूँ, मैं इसको याद करती हूँ, सरफिरा कार्बन निकल, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, सरफिरा कार्बन निकल। गौरव आ गया, गौरव गर्व आ गए ना दोनों? ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, सरफिरा कार्बन निकल, सर बोले तो क्रोमियम, फिरा यानी आयरन, कार्बन निकल, एज इट इज याद रखो। क्या ये चार याद हो सकते हैं, मुझे बताते भी जाओ। क्या इसमें बहुत कुछ है? कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये चार तुम्हें याद रखना। अब इसमें भी टेंशन लेके मत बैठ जाना मैम, होए मैम ये कैसे होएगा याद। चलो आगे चलती हूँ। मैम जो डीपीपी थी उसमें तो यूके क्वाइन का भी था ना? जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन को, तो यू कैन एलिमिनेट बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और जो वो यूके कॉइन वाला एक्स्ट्रा, उसको कहीं नोट्स में लिख लो। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, उसके बाद है मेरा बेटा ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगी। अब इसको भी देखो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है। आज जो अब जो चीजें चलने वाली है उसमें बहुत ज्यादा समझने को नहीं है, बट यस पेपर में वहां से सवाल बनते हैं। तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमें चीजें याद हो जाए और बहुत लंबे टाइम तक याद हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं पहली बात करूं, यहाँ पे देखो 3 तरह के ऑक्साइड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड। नाम तो तुम सबने पढ़ रखे हैं ना ये पहले, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैं यहाँ पे तुम्हें पहले एम्फोटेरिक बता रही हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसकी एक ट्रिक मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में भी बताई थी, अब कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में या डी ब्लॉक में भी बता रही हूँ। ठीक है, एक बार लिख लो, इसमें कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट भी हैं, उसको हम काट देंगे क्योंकि हमें डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अभी पढ़ने हैं, फिर उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार ये लिखो बेटा, लिखा?
लिखो, आस आस आस, फिर सब, कार, वेंटो वेंटो तेरा, आस फिर सब, कार वेंटो तेरा, आस फिर सब, कार वेंटो तेरा। मैंने ये ऐसा क्यों लिखा मेरा बेटा? क्योंकि आपको ये भी याद रहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मतलब ऐसे वाले ऑक्साइड्स जिसमें आर्सेनिक +3 होगा, आयरन +3 होगा, एंटीमनी +3 होगा, क्रोमियम +3 होगा, वेनेडियम +5 होगा और टेलेरियम +4 होगा, ऐसे वाले ऑक्साइड्स क्या होंगे तुम्हारे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने देखो इंटेंशनली लिखा है, आस बोले तो 3 वर्ड लिखे हैं मैंने, यहाँ पे +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 3 वर्ड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 वर्ड +3, 3 वर्ड +3, 5 वर्ड +5, 13 यानी कि 4+2। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या काम का है, क्योंकि आर्सेनिक आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पे काम का है एक आयरन, एक हमें काम का है क्रोमियम वाला, एक हमें काम का है वेनेडियम वाला। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे इसके कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, जैसे अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, इसमें Fe2O3 ये वाला ऑक्साइड हो जाएगा, सुमित, संदीप, ठीक है, तुषार, जिसको जैसे समझ में आता है, जिसको जो ट्रिक बनानी है बना लो, तुम लोग मेरे से ज्यादा होशियार हो, ठीक है, आ जाओ। उसमें क्रोमियम, क्रोमियम में Cr2O3, ओके, वेंटो मतलब वेनेडियम का ये वाला ऑक्साइड, यानी कि ये 3 ऑक्साइड तुम लोगों को मालूम होने चाहिए कि एम्फोटेरिक होते हैं। अगर मैं आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो +3 है, क्रोमियम की देखूं तो क्या है मेरा बेटा? +3 है, और अगर मैं वेनेडियम की चेक करूं तो यहाँ पे क्या है बेटा? +5 है। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। मैं तरीका बता रही हूँ कि ये तरीका हो सकता है, बेटर हो सकता है, तुम्हें मेरे से बेटर तरीका पता हो इसको याद करने का, तो इट्स ओके, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि पहले मैं एम्फोटेरिक इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि एसिडिक और बेसिक फिर हम उस हिसाब से पढ़ लेंगे, जो एम्फोटेरिक में होंगे फिर वो एसिडिक बेसिक नहीं होंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हमारा मेटल है, ध्यान से देखना एक बार, मेरा मेटल अगर +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्रोवाइडेड ये एम्फोटेरिक वाले में से कोई नहीं होने चाहिए। फिर गेटिंग माय पॉइंट? मेटल अगर मेरा +1 +2 +3 में है तो वो क्या होंगे? तुम्हारे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है जी, लिखो इसको। अगर +4 में है तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में डालूंगी मैं उनको? बोलो, एम्फोटेरिक में डालूंगी, बोलो। और अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 +7 तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगी? एसिडिक ऑक्साइड। क्या ये ऐसी चीजें नहीं है जो शायद पहले भी तुमने पढ़ी हुई हैं कि मैम जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है? सोचो, पढ़ा है ना ऐसी वाली चीज अपन ने? बिल्कुल पढ़ा है। तो अब एसिडिक ऑक्साइड में कौन कौन से आएंगे? आपको सब नहीं करना, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही करने हैं। एसिडिक ऑक्साइड में जैसे तुम्हारा Mn2O7 हो गया, यहाँ पे चेक करो, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब उसका कैसा करेक्टर होगा? एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि Cr2O3, क्रोमियम यहाँ पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसा होगा ये? एसिडिक ऑक्साइड होगा। हाँ या ना? ठीक है जी। अच्छा, एम्फोटेरिक में कौन कौन आ जाएगा? आ जाओ, आज ही क्लास में याद करके जाना बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कौन कौन सा आ जाएगा? देखो, एक तो मैंने जो ऊपर बताया है वो, उसके अलावा कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका टाइटेनियम का ऑक्साइड, यहाँ पे चेक करो क्या टाइटेनियम +4 में है? हाँ मैम। Cr2, क्रोमियम इज इन +4, MnO2, तो 3 तो ये हो गए, और 3 ऊपर वाले हो गए कौन से? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है जी, बोलो। याद कराने का जिम्मा मेरा, डोंट वरी। अब जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उनका कैसा नेचर होगा? फिर बेसिक।
तो जो उसमें नहीं है ऊपर एम्फोटेरिक में, वो सारे अब किस में आ जाएंगे मेरा बेटा, बेसिक में आ जाएंगे। तो बेसिक वाले ज्यादा पूछता नहीं एग्जामिनर, बट जो मुझे ऐसे लगता है इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं लिखवा देती हूँ। जैसे Cu2 हो गया, है ना, और CuO ले लो, ठीक है, स्कैंडियम का ऑक्साइड ले लो, काफी सारे ऐसे बन सकते हैं मेरा बेटा। क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये वाले कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे मेरा बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या सभी लिख रहे हो? प्रिंस लिख रहे हो क्या बेटा? यस मैम। ओके, दोनों प्रिंस, हर्षित, आरुष, स्मृतिका, रिया, सिमरन, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तुषार, यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मैं ना कुछ छोटी छोटी चीजें तुमसे पूछूंगी, तुम मुझे बताना वो ठीक है कि नहीं। अगर मैं लिख रही हूँ CRO, अगर मैं लिख रही हूँ CrO2 और एक मैं लिख रही हूँ Cr2O3, तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं +2 से +4, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा +3। देखना एक बार, ये काम कर दो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। +3 +4 किसकी बेटा, +4 होगी ना CrO2 में क्रोमियम, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकती हूँ जैसे ही मैं +2 से +3, +3 से +4 जा रही हूँ तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है? बोलो, क्या मैं बोल सकती हूँ ये बात? Yes, ma'am. यस बोल सकती हूँ पक्का? ठीक है माँ। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तुम अपने उसी के नीचे लिखना। एक मेरे पास है VO और एक मेरे पास है V2O3, एक मेरे पास है V2O4 और एक मेरे पास है V2O5। क्या वो कुछ हुआ क्या? हाँ, यहाँ पे आप CrO3 भी लिख लो आगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे जैसे आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर से आपका एसिडिक कैरेक्टर में वो बदलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ले लो, चलो, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे तो वो बेसिक कैरेक्टर, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर वहां पे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये +2 है, ये क्या है, +3 है, और ये कितना है, ये कितना है, +4 है, और ये +5। यानी कि यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ, या फिर मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ कि जैसे तुम +2 से +5 की तरफ जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, हाँ या ना? यस मैम। बोल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीजें लिख ली, अगर तुमने ये चीजें लिख ली हैं तो फिर मैं उसके बाद ये बताती हूँ कि मैम एक बार स्लाइड पीछे कर देना। ये लो, एक बार मुझे थम्स अप दे देना अगर तुमने ये चीजें लिख ली हैं, ताकि मैं तुम्हें आगे और चीजें यहाँ पे बताने स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा स्लो करा रही हूँ। मैम जो आपने वेनेडियम 1 लिखवाया उसमें लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा है? बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, डिक्रीजेस लिखा है बेटा। सॉरी मैम। देखो गर्व, सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। तुम्हें याद है तुम लोग एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ते हो, है ना? तुम्हें ये तो सबको मालूम है ना कि एल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है ना? और एल्कलाइन अर्थ मेटल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जब हम पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऐसे ही हम बोलते हैं ना।
उसमें भी याद करो, जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे बढ़ता जाता है तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पी ब्लॉक में भी करवाया था, याद करो। याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जांपल था, मैंने N2O5 लिया था। N2O5 याद करो कौन से एसिड से मिलके बना था, HNO3 से बना था, याद है तुम लोगों को? हाँ या ना? तो अगर जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट था उतना वो खींच पा रहा था और H+ जो है आसानी से निकल पा रहा था। यानी कि ऑक्साइड्स के केस में तुम एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम क्या बोलते हैं, उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। और जो बीच वाली आ जाती है वो किसकी तरह होंगी, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह होंगी। ठीक है जी, चलिए ओके, अब देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी क्या बोलती है। आइए मेरा बेटा, पहला पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है, पढ़ना एक बार। जितने भी मेटल्स हैं, पहले मैं ये पढ़ाऊंगी फिर तुम्हारा मैं टेस्ट लूंगी 5 नंबर का, उसके बाद मैं आगे चलूंगी, राइट? तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, अगर मैं सारे मेटल्स को कंसिडर करूं स्कैंडियम को छोड़ के, तो वो एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम में तो आप लोगों को मालूम है ना, वो +3 ही दिखाता है, तो वो एमओ टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, और वो कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आपका आयनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, याद है? चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन अनायन बढ़ता है तो आप लोगों का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो ये आप उस तरीके से इसको समझोगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कहां से कहां होगी, ये मैंने पहले भी बताया था, स्कैंडियम। बेसिकली ऐसा है, इसको गलत इंटरप्रेट मत करना, दिस इज स्कैंडियम ऑक्साइड टू Mn2O7। मतलब यहाँ मैंने पहले भी बताया था, इधर देखो, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4, यहाँ +5, +6, +7, तो मिडल तक जाते हैं तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रही है। देख रहे हो, दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ग्रुप 7 के बाद, यानी कि अगर मैं मैग्नीज के बाद बात करूं तो इतने ज्यादा हायर ऑक्साइड्स में मुझे नहीं मिल रहे हैं कंपाउंड। सिर्फ एक उन्होंने किसका एग्जांपल दे रखा है, Fe2O3 का। ये वही सेम लाइन है जो मैंने सैटरडे को जब भी बताई थी, फ्राइडे से या सैटरडे। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी आयनिक कैरेक्टर, जल्दी बोलो, घटेगा। इसीलिए जो Mn2O7 होता है वो क्या होता है, मेरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है और वो लिक्विड होता है। और इसको आप कलर भी इसका याद रखोगे कि Mn2O7 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड अ ग्रीन ऑयल। ठीक है, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, देखो आयनिक वाले तो हम पढ़ते हैं ना, मेटेलिक के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम देखते हैं, जैसे NaCl होगा। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं, तो ये ग्रीन कलर का ऑयल होता है, आपको कलर भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि CrO3 और वेनेडियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद बोलते हैं इन दीज हायर ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। देखो खेल गई एनसीईआरटी, यहाँ पे खेल गई। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये तो एसिडिक है, यही बताया था। और V2O5 मैंने क्या बताया था, बोलो, एम्फोटेरिक, यही बताया ना मैंने। लेकिन एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखती है कि हाँ एम्फोटेरिक तो है, ठीक है वो बात, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं, एसिडिक वाली हैं। मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंट है। अभी तक ये जेईई में सवाल आया नहीं है, फ्यूचर में ये आ सकता है। तो मैम हम इसको कौन सी वाली कैटेगरी में मानेंगे, एम्फोटेरिक में मानोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल आए हैं V2O5 से पहले प्रीवियस ईयर में, वहां सब में एम्फोटेरिक मान के वो क्वेश्चन को सोल्व किया गया। ठीक है, ओके।
ठीक है, लिख लिया ना, हाईलाइट कर लो उसको, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, नहीं तो फिर याद नहीं रहेंगे तुम्हें एक चीजें। बार दिखा दो। मैं कह रही हूँ V2O5, देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें ये बोला अब्दुल्ला, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। मैंने V2O5 के बारे में तुम लोगों को बोला कि एम्फोटेरिक है, यही बोला था, लेकिन एनसीईआरटी की कहते हैं है तो सही एम्फोटेरिक, लेकिन जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा इसका क्या है, डोमिनेटिंग है, प्रीडोमिनेंट है। और बात सही भी है, क्योंकि वेनेडियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेसिक कैरेक्टर तो नहीं होगा ना उसका प्रीडोमिनेंट, होगा तो एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होगा, बस यही बोल रहा है वो बात। और मैंने कहा है कि आपको क्या पढ़ना है, V2O5 एज अ एम्फोटेरिक ही पढ़ना है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ओके मैम। चलिए आइए, अब मैम इस टेबल में कुछ काम का है क्या, मैं आपको बता देती हूँ क्या काम का है। थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं, मेरा बेटा, ये +1 और +2 में जितने भी ऑक्साइड्स हैं, क्या मैं उनको बेसिक ऑक्साइड्स वाली कैटेगरी में डाल दूं? गौरव सोच लो, डाल दूं? चलिए ठीक है। उसके अलावा एम्फोटेरिक वाले कौन से थे, चलो तुम ही खुद याद करो, एम्फोटेरिक वाले कौन से थे? सुमित तुम बताना, कोई एक बताओ इसमें एम्फोटेरिक वाला, चलो बताओ मेरे को एक बार। मैम ऊपर वाले में? हाँ, कोई भी, जो भी तुम्हें नजर आ रहा है एम्फोटेरिक बताओ मेरे को, जितना मैंने समझाया पढ़ाया। मैम V2O5। वेरी गुड, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से। कोई और बताओ V2O5 के अलावा, और बताओ। मैम TiO2। CrO2। वेरी CrO2। CrO2, वेरी गुड। और MnO2। वेरी गुड। MnO2। और ये भी था Fe2O3, बोलो क्या कहते हो? यानी कि जो मैंने ब्लू वालों को सर्कल किया है वो एम्फोटेरिक। ठीक है जी, ठीक है, ओके। सारे नहीं करने, अरे सुनो, सारे नहीं पढ़ने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करवा रही, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा करें हम? एसिडिक ऑक्साइड में देखो, ये वाला एसिडिक है, ये वाला एसिडिक है, देखो एक बार, दिख रहा है आप लोगों को? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बस मैंने तुम्हें कितने याद कराए, 2 2 4 5, लगभग 10 के आसपास तुम्हें मैंने बताए हैं, वो 10 के आसपास तुम्हें पता होने चाहिए। बोलो ठीक है क्या? अब तुम कहोगे मैम हम तो ये भी करेंगे, क्या बोलते हैं, बाकी भी करेंगे, तो बाकी नहीं करना। और कौन सा, और किसी को नजर आ रहा है एम्फोटेरिक जो मैंने पढ़ाया और तुमने नहीं बताया मेरे को? मैम Cr2O3। Cr2O3, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और सेम मैं यहाँ पे भी बोल सकती हूँ, ठीक है, बोल सकती हूँ ना? ठीक है। अच्छा चलो आओ, और क्या बोलता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये बोलता है कि अगर मैं वेनेडियम की बात करूं, देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक टू लेस बेसिक एंड टू एम्फोटेरिक। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कंफर्म करो, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना इसमें। यस मैम। बात ठीक है ना? चलो जम की बात। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब V2O4 की मैं बात करूंगी, तो ये क्या होते हैं, जो V2O4 वेनेडियम का जो ऑक्साइड है वो एसिड में डिसोल्व हो जाता है, यानी कि एसिड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो हमें किस टाइप का सोल्ट मिलता है, इसको ठीक कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब गलत इन द सेंस 2 साथ में लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो ये, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड का सोल्ट मिलता है। मैम ये याद करना है, यस बेटा ये करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। छठी चीज बोलता है, क्योंकि V2O5 आपने एम्फोटेरिक बोला है, तो मतलब वो एल्कली के साथ यानी कि बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें ये गायब है क्या, एक मिनट, ओके लिख लो, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। अगर मैं V2O5 की बात करूं, जब वो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, लिखना मेरा बेटा,
तो वो आपको देगा PO4 3 नेगेटिव, और जब वो एसिड के साथ करेगा तो वो आपको देगा PO2 प्लस। इसको लिख लो। और मैंने देखा है बहुत बच्चों को वो कंफ्यूज हो जाता है V2O4 और V2O5 में, क्योंकि V2O4 VO2 प्लस दे रहा है और ये दे रहा है VO2 प्लस। सो डोंट बी कंफ्यूज, तभी मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क करवा दिया है। तो जब भी आप ये रिवाइज करोगे थोड़ा सा ये ध्यान दोगे, ठीक है। उसके अलावा क्रोमियम का ऑक्साइड CRO बेसिक है, बता दिया ऑलरेडी, और ये एम्फोटेरिक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार कोड तो समझा देना। ये वाला अभी तो समझा के आई कि जब आप वेनेडियम से अरे V2O3 V2O4 V2O5 जाओगे तो बेसिक करेक्टर घट रहा है ना, यही तो लिखा है इसने। यस मैम। बेसिक से लेस बेसिक टू एम्फोटेरिक, ठीक है। और एम्फोटेरिक में भी एसिडिक करेक्टर जो है वो V2O5 का क्या होता है, प्रीडोमिनेटिंग होता है। क्या ये 6 पॉइंट्स हो गए? जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। इतना ही पढ़ना है इसमें, विश्वास रखो, इसमें इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन करें? मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे इसके आए हुए हैं, ताकि थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगी। NCERT से ही आते हैं इसके सवाल। आ जाओ, आइए बेटा। दिस क्वेश्चन केम इन 2025। पढ़ना एक बार। आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल है, और तुम नोटिस करना आपके पास 3D सीरीज वाले ही सवाल आएंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल है M, जिसका हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। बताओ कौन होता है वो 3D सीरीज में? आर्यन। मैम Mn। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन याद करो। मैम स्कैंडियम। ये देखो, पन्ने पलटो। गर्व आप बताओ। देखो तभी मेरे को पता है तुम लोग भूलोगे। गर्व आप बताओ। अरे पन्ने पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बता दो। गौरव, सिमरन। मैम वनेडियम। हाँ, वो होता नहीं है जब अपन क्लास में होते हैं, मान लो मैम फर्स्ट वाले बेंच से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जो मैम को पता नहीं बता पाएंगे बच्चे, और पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। होता है क्या तुम लोगों के साथ? कभी हुआ है तुम्हारी क्लास में ऐसा कि एक क्वेश्चन में पूरी क्लास खड़ी हो जाती है और कोई भी वो आंसर नहीं बताता? होता है क्या भाई? मेरे टाइम तो होता था बहुत ज्यादा, पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। बट यहाँ तो तुम लोगों ने बता दिया वेनेडियम, बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे वन ऑफ इट्स एक्वेटेड आयन, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर में होता है। अब तुम्हें बताना है वो ग्रीन कलर किसका होता है, पहली बात। दूसरी बात, और जो वो ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होगा। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। कलर्ड आयंस में मैंने किस में बोला था ग्रीन कलर होता है? हाँ मैंगनीज। नहीं, याद नहीं है? मैंने कहा था D1 और D9 वाले याद रखो, ब्लू होंगे, और D2 D8 वाले में मैंने बोला था ग्रीन कलर आता है, ब्लू कलर। वेनेडियम भैया जी एक है, यानी कि वेनेडियम का D2 कब होगा? जब वेनेडियम 3 में होगा ना। स्कैंडियम तेरी विदाई, बोलो। यस मैम। यस मैम। स्कैंडियम तेरी विदाई यानी कि 4H2 3D3, लेकिन हमें तो D2 चाहिए, तो यानी कि +3, यानी कि 2 यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा 3D2। यानी कि जो ऑक्साइड रहा होगा वो +3 में। और +3 वाले कौन से होते हैं? मैम एम्फोटेरिक। नहीं, ये वाला ऑक्साइड बेटा, बेसिक। समझे? ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब दिक्कत ये है, जिसने आधा DNF लोग पढ़ा होगा वो ये टाइप के सवाल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, कलर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने बताया बस, और ऑक्साइड का नेचर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं सवाल। ये पढ़ो। ये मैं वो कह रही थी जिसमें थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। एक बार तुम खुद ट्राई करके देखो।
पहले तो उसको भी छोड़ो, मैग्नेटिक मूवमेंट को, तुम लोग पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें से बेसिक कौन सा और एम्फोटेरिक कौन सा है? एम्फोटेरिक CR2O3। CR2O3 और बेसिक CRO CR, CRO लोअर ऑक्सीडेशन CR1 स्टेट। CR2 ठीक है, Cr2O3 आपका एम्फोटेरिक है और ये आपका बेसिक है, क्योंकि हाई वाले फिर एसिडिक में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि तुमने ये तो पता लगा लिया। अब दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे ये +3 में है। तो +2 में क्रोमियम +2 D4 होता है, क्रोमियम +3 D3 होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4 ही होंगे, तो 4.8 के आसपास आएगा इसका, बोलो, है ना। और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बताया था 3.8। तो अगर मैं थोड़ा मान लो एग्जैक्ट लेके चलूं, क्योंकि इंटीजर बेस सवाल है, तो कैसे लिखूंगी? ये हो जाएगा आपका 15। तो ये आ जाएगा आपका 4 से थोड़ा सा कम, 3.90 लिख दो, इतने के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको बोला इसको ऐड करो, ऐड करते हैं एक बार, कितना आ रहा है? मैम 8.77। मैम 9। ठीक है, 8.9 आ रहा है। मैम 8.77। 9 approximately अप्रोक्सीमेटली 9। नहीं, लेकिन यहाँ पे गलत होगा। अगर मान लो तुम लोग इतना निकाल रहे हो और आपको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है, तो उस हिसाब से क्या आंसर आप निकाल के आओगे यहाँ पे? यहाँ पे 8.70 आ रहा है ना? नहीं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अगर तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, तो इसका जो एग्जैक्ट था ना, वो था आप लोगों का, ये तो मैंने लिख दिया 3.90, इसका जो एग्जैक्ट था वो कितना था? 3.87 था, है ना। अब तुम 3.87 और 4.80 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? मैम उसका भी 8.77 पहले 4.9 तुमने, आएगा। 4.80 वो तो तुमने देख लिया अभी, आई नो। अगर देखो इसको भी मैं ले रही हूँ तो ये आ रहा है 8.67, और जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था वो कितना दिया है? 877 दिया है। अब मैम ऐसे क्वेश्चन में क्या करूं? देखो बहुत ही रेयर केस में ऐसा सवाल डाल देता है एग्जामिनर पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगी, अगर किसी को, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रहेगी, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ऐसे केस में मैं तो बोलूंगी कि स्किप करके आ जाना, क्योंकि एक 2024 में इस टाइप से सवाल इन्होंने पूछा था। ठीक है, नहीं तो वो इंटीजर उससे भी काम चला लेते हैं। अब जैसे ये 4.80, इससे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी, दैट इज 4.90। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा 8.77, और यहाँ पे तुम पुट करके आओगे 877 इंटू 10⁻⁻² लिख के आओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा आया है। अगर तुम्हें लगता है, मान लो जेई में ऐसा सवाल आ गया है, और किसी को अगर मान लो किसी की रटने की पावर हद ज्यादा अच्छी है, वो तो याद रहेगा उसको, बट किसी ने मेरी तरह याद किया हुआ है 4.8 3.8, तो फिर वहां पे ये फंसने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, चलिए, तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक ये टाइप का क्वेश्चन भी बेटा पूछा गया, करके देखना एक बार। ये तो आसान है, ये हो जाएगा बच्चों, तुमसे एक बार करो। सुमित का हो गया है, ठीक है, बाकी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बाकी बच्चे।
बेटा मैं आपका ही एक ऐसा बैच है जहां मैं हद ज्यादा स्लो चल रही हूँ। मेरे 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। 5 साल में मुझे, जब मैं इस टाइम जुलाई में मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी खत्म करा देती थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बैच में मैं हद ज्यादा स्लो कराती हूँ, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, ताकि तुम जो ये वाली चीजें हैं वो क्लास में याद करके जाओ। इसमें भी देखो सिर्फ 10 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मतलब अभी जस्ट पढ़ाया हुआ ही तुम्हें याद नहीं हो रहा, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा। आदर्श बताओ एक बार। मैम 1.8। नहीं नहीं नहीं, कौन सा वो है ऑक्साइड बनेगा? मैम V2O5 और V2O4। V2O4 आपका एम्फोटेरिक होता है बेटा। V2O5 एम्फोटेरिक होता है, ये देखना एक बार। ये देख, वेनेडियम इसमें किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में? +5। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब वेनेडियम +5 में है? No, no. नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, वो मैंने असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी टाइप से आया हुआ क्वेश्चन। आगे हेडिंग डालिए पोटेशियम पर मैग्नेट। हेडिंग डालो पोटेशियम पर मैग्नेट। आपके 2 कंपाउंड्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, विच इज इन योर सिलेबस एज वेल। पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। अब बात आती है यहाँ पे प्रिपरेशन की। तो देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं और यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहीं से ही सवाल आएगा, फिर वो चाहे मेंस में आए चाहे फिर वो एडवांस में, ज्यादा मेंस में आते हैं। अब चलिए आइए फिर करते हैं इसको, आपको बताती हूँ कैसे आप लोग पढ़ोगे इसको अच्छे से। तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो लिखेंगे सारे बच्चे, पहले आप लिख लो, और जितना हम उसको समझ के करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ताकि याद रहे। ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा रट्टा इसमें नहीं मानना पड़े। चलिए, तो अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, इधर देखो एक बार, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लूंगी MnO2। अभी पहले सारी लिख लो फिर मैं बताती हूँ। MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसको हम पायरोलुसाइट और भी बोलते हैं, नाम है, ठीक है, ओके। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ, विच इज योर बेस। आप पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, लेकिन आप KOH याद रखो, क्योंकि NCERT में KOH है, क्योंकि ये रिएक्शन NCERT से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, ठीक है। और हमें इसके लिए क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए, या फिर तुम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, KNO3 यूज कर सकते हो, KClO3 यूज कर सकते हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब आप इनको आपस में क्या करोगे? फ्यूज करोगे, मिला दोगे, तो एक आपको क्या मिलेगा मेरा बेटा? फ्यूज करने के बाद एक कंपाउंड बनेगा, वो आपका ग्रीन कलर का होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप इनको सबको करोगे, रिएक्शन कराओगे इनकी, ठीक है, KOH के साथ फ्यूज करवाओगे, तो आपको एक क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा, जिसका कलर क्या होगा मेरा बेटा? ग्रीन कलर का होगा वो। और जो वो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आएगा मेरा बेटा? वो ग्रीन कलर आएगा तुम्हारा K2MnO4 की वजह से। किसकी वजह से? K2MnO4। मैंने याद करनी है, हाँ बिल्कुल याद करनी है, तभी लिखवा रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। मम्मी नाम भी याद रखना है, हाँ, जो जो मैं आज की क्लास में लिखवा रही हूँ वो सब आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यानी कि
जब हम KMnO4 प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, K2MnO4 करना पड़ेगा, विच इज ग्रीन इन कलर। और ये कैसे बनेगा, आप MnO2 लोगे, उसका फ्यूजन करवाओगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, या यू कैन टेक एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा खासा। तुम NCERT ने KNO3 लिया हुआ है तो आप KNO3 याद रख लो, ठीक है। और जो आपको मिलेगा वो दैट इज ग्रीन इन कलर, और जो ग्रीन कलर आया है वो किसकी वजह से आया बेटा, वो आया है K2MnO4 की वजह से आया है। ये वाली पहली रिएक्शन है, मतलब KMnO4 के बनने से पहले क्या बनेगा, पोटेशियम बनेगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, तो जो ये K2MnO4 लिया, अगर आप एसिडिक कंडीशन ले लेते हो, ध्यान से सुनना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में ना आपको इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, MnO4 2 नेगेटिव। दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, बताइए, लिख सकती हूँ ना मैं। वो पोटेशियम मैग्नेट था, ये मैग्नेट आयन हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो जब आप इसको क्या करते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, आपकी एनसीईआरटी ने न्यूट्रल मीडियम ले रखा है, बाकी एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो, इसको मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है मेरा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। बैलेंसिंग मैं आप लोगों को इस वाली रिएक्शन में नहीं करवा रही हूँ, ना ही आप लोगों को जरूरत है। बैलेंसिंग कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, वहां मैं आप लोगों को बैलेंसिंग भी सिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज आपका +6 7 में है। अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा और सेम स्पीसीज का ही रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, इट मींस वो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल होगा। तो यानी कि जो MnO4 2 नेगेटिव है वो स्टेबल नहीं है न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, जिसकी वजह से बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, और किस में हो जाता है मेरा बेटा, KMnO4 में। यहाँ पे मैं MnO4 नेगेटिव लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने पोटेशियम हटा दिया है, MnO4 नेगेटिव, ठीक है जी। अब जो ये कलर होता है इसका, ये क्या होता है, डार्क ब्राउन। कुछ बुक्स में डार्क रेड भी लिखते हैं, बट अगर तुम मुझसे पूछोगे डार्क ब्राउन होते हैं, डार्क ब्राउन सॉलिड होता है, ठीक है। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखो, +6 से +4 में जा रहा है, और ये क्या है, +7। और इसी का ही कलर क्या होता है बेटा, जो तुम लैब में भी यूज करते हो, पर्पल कलर, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या है, परमैंगनेट आयन है, क्या है, परमैंगनेट आयन है, जो कि पर्पल इन कलर होता है। तो ये सेकंड तरीका है, मतलब सेकंड रिएक्शन है, जब आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव बना सकते हो। पहले आपने क्या बनाया, K2MnO4 बनाया, फिर क्या बना, हमारा MnO4 नेगेटिव बना। लेकिन ये रिएक्शन को बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें MnO4 नेगेटिव के साथ फ्री में क्या मिलता है, MnO2 भी मिलता है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, MnO4 नेगेटिव चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में बस यही रिएक्शन लिखी हुई है। मैं आपको 2 और एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखवा देती हूँ ताकि इन फ्यूचर हो सके दिमाग घूम गया हो तो कुछ पूछना हो तो वो आप कर सकते हो। तो अगर मैं MnO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन, बेटा कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है। अब आप कुछ अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। छोड़ना है तो फिर हो गया आपके हाथ में। तो MnO4 2 नेगेटिव की अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ बेटा Cl2 के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, Cl2 से -1 यानी कि 0 से -1 में जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव हो जाएगा। अपने क्वेश्चन रखो, मैं बाद में लूंगी, अभी नहीं लूंगी, ठीक है बेटा। चलिए, यहां से आपको MnO4 नेगेटिव मिल रहा है। एक और तीसरी रिएक्शन यहाँ पे, चौथी रिएक्शन यहाँ पे लिखोगे। अगर आप MnO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन कराते हो ओजोन के साथ और मीडियम न्यूट्रल रखते हो, तो ऐसे वाले केस में भी आपको क्या मिल जाएगा,
MnO4 नेगेटिव मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस मेन प्रोडक्ट जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेटा ये लिखी हुई है। अगर किसी को थर्ड और फोर्थ वाली याद नहीं करनी है तो ठीक है, इट्स योर चॉइस, मैंने लिखवा दी है, क्योंकि ये वाली ज्यादा यूजफुल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हमें MnO2 भी सॉलिड साथ में मिल रहा है रिएक्शन में, जबकि इसमें क्या होता है, हमें MnO4 नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गैस एस्केप हो रही है O2, तो ये बेटर तरीका है थर्ड और फोर्थ टू प्रिपेयर MnO4 नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना, MnO4 नेगेटिव से सबसे पहले क्या बनेगा, K2MnO4 ही बनेगा। ठीक है, और MnO4 नेगेटिव का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। तो कलर तो तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे, ये रिएक्शन लिखी है? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती है, बट अच्छी अच्छी बुक्स में आप देखोगे तो उन्होंने थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि बहुत ज्यादा आप रटा मत मारो। तो इसमें मैंने वही बताया है कि MnO4 बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, इसलिए KOH को यूज किया जाता है। लेकिन आफ्टर द फॉर, एक सेकंड, कोई आया है क्या क्लास में, एक मिनट रुकना। अच्छा, राहुल ने मैसेज किया हुआ है, अरे ध्यान नहीं गया बेटा मेरा। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 विच इज योर पोटेशियम मैग्नेट, वो वाली रिएक्शन होती है, अलग अलग मीडियम में होती है। जैसे पहली रिएक्शन मैंने क्या बताई थी तुम्हें, याद करो, K2MnO4 बनेगा, याद करो KOH के साथ फ्यूजन करवाया था बेसिक मीडियम में। दूसरा रिएक्शन में क्या था, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं ज्यादा यूज भी नहीं होता क्योंकि MnO2 साथ में हमें मिलता है। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद बोला है थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में जहां पे मैंने Cl2 और O3 लिया है उसको आप यूज कर सकते हो बिकॉज दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो Mn+6 को किस में चेंज करते हैं, Mn+7 में। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। कभी देखना एक्सप्लेनेशन तो तुम नोट्स में देख सकते हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी कहती है कि सबसे अच्छा तरीका होता है KMnO4 को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। बट इसमें ये बात है कि ये पेपर में कभी भी नहीं आया है इससे पहले और ना ही आने के चांसेस हैं, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कमर्शियली इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अगर मेरे पास मैग्नीज ऑक्साइड है, +4 में मैग्नीज है मेरा, अगर आप इसका फ्यूजन करवाते हो, अभी मैंने करवाया ना ये वाली चीज, फ्यूज करवाते हो KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये मिलेगा क्योंकि इसके बिना तो आगे गाड़ी चल नहीं पाएगी। और जब आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कराते हो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, जब आप ये ऑक्सीडेशन कराते हो इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा बेसिकली बेसिक मीडियम होगा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पर मैग्नेट मिलेगा। तो ये आपको इस तरीके से ये रिएक्शन जो है पढ़नी है। अगर आपको कोई बेटर तरीका पता है तो वैसे, क्योंकि ये करना तो पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान में चीजें रखनी पड़ेगी। लिख देती हूँ मैं, नोट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया इसको, लिखो इसको, अपने डाउट्स जो भी हैं प्लीज अपने नोटबुक पे लिख लो। मैं जैसे ही क्लास छोड़ूंगी आप पूछ सकते हैं मेरे से। आइए, फिर एक और तरीका, लैब में कैसे बना रहे हो भाई, लैब में, तो लैब में आप क्या लोगे, मैग्नीज का सोल्ट लोगे, मैग्नीज इन +2 ऑक्सीडेशन से, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वही याद करो, परऑक्सो डाइसल्फेट, याद आ रहा है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। Mn+2 को +7 में चेंज कर दिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया।
तो इसमें आपको बस जो जिस पे मैंने हाईलाइट किया ना, ये याद रखना है, दैट्स इट। ये क्या हो रहा है? मेरा तो फोन ही हैंग हो जाता है, इतने मैसेजेस। मेरा सब तुम लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर गया हुआ है, मैं ऑफिस वाला नंबर डालने वाली। मेरे किसी रिलेटिव का मैसेज आ जाता है ना, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाती, पता ही नहीं चलता, उनकी चैट इतनी चली जाती है, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना मैं, मनीषा मैम के हर ग्रुप में मैसेज आ रखे होते हैं, तुमने डीपीपी नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी, जल्दी भेजो। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो इतने मैसेजेस होते हैं ना, जो मेरे खुद के लोग हैं उनका बहुत नीचे चला जाता है। फिर रात को बैठ के देखती हूँ 11 बजे की, अरे किसी का आया तो नहीं ना, आजकल मुंह भी तो बन जाते हैं ना सबके, फिर अगर नमस्ते वमस्ते ना करो तो ये भी दिक्कत है, ये भी समस्या है जिंदगी की बहुत बड़ी। पहले मेरा ऑफिस वाला नंबर था, अब मेरा ये वाला ऐड हो रखा है। लिख लिया क्या ये? जल्दी बताओ। चलिए, उसके बाद है प्रॉपर्टीज। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना बेटा। ओ ओके, मेरा बैटरी चला गया। एक बार बेटा ये प्रॉपर्टीज लिख लो, 1 मिनट दे दो। मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास लगाने का टाइम आने वाला है जल्दी ही, संडे को। चलिए, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये आसान है, ये इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है रटने वाला। पहली चीज है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है डार्क पर्पल कलर का होता है, आपने लैब में देखा भी होगा उसका सोल्यूशन, ऑलमोस्ट ब्लैक, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस कलर का होता है वो। ये तुम्हें शायद दूर से ब्लैक दिख रहा हो, लेकिन जब मैं देख रही हूँ तो बिल्कुल डार्क पर्पल मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, किससे? KClO4 से। क्या मैं बोल सकती हूँ आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब सेम स्ट्रक्चर? कैसे मैम? आइए मैं बता देती हूँ। जो आपका पोटेशियम परमैग्नेट है दैट इज KMnO4, इसको मैं ये लिख दूं MnO4 नेगेटिव, और इसको मैं लिख सकती हूँ ClO4 नेगेटिव। तो देखना एक बार, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, और ClO4 नेगेटिव का मैंने तुम्हें बनवाया भी था। ठीक है, तो बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें तो ये रटने का नहीं है ना, ये तो बना सकते हो आप लोग। दूसरी चीज बोलते हैं कि जब आप MnO4 नेगेटिव को बोलोगे तो वो ज्यादा सोलुबल नहीं होता। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं बेटा, तो KMnO4 ज्यादा सोलुबल नहीं होता पानी में। हाँ, थोड़ा सा अगर आप पानी को गर्म कर लोगे तो कुछ हद तक उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और जब आप ज्यादा हीट कर देते हो, उसने टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है, जब आप KMnO4 को हीट करते हो, मैम टेम्परेचर याद रखना है क्या? देखो, करना चाहो तो याद कर सकते हो, वरना रहने दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं तुम्हें ध्यान रखने की। तो जब आप इसको हीट करते हो तो ये किस में टूटता है? जिससे ये बना था ना उसमें ही ये टूट जाता है। K2MnO4, MnO2 और O2 हीट करने पे जो है ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, हीटिंग का टेम्परेचर भी दिया हुआ है 513 केल्विन। साजिया, नेटवर्क आ रहा है आपका? यस मैम। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखना है, ये ऐसे बैठ के मेरे को देखना नहीं, अरे मैम क्या चल रहा है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 हो गई। तीसरा है स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज में ही हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। किसके स्ट्रक्चर? 2। एक तो हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर MnO4 2 नेगेटिव का, और एक हमें डिस्कस करना है मेरा बेटा MnO4 नेगेटिव का। आरुष ठीक है क्या? मनीषा, स्मृतिका, रिया, श्रुति, सुनिधि। सुनिधि है क्लास में? सुनिधि नहीं है? अच्छा, ठीक है।
चलिए आइए, चलिए बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर। MnO4 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और जो MnO4 नेगेटिव का बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। वहां पे 2 नेगेटिव है तो आप वो सिंगल बॉन्ड के साथ दिखा के नेगेटिव लगा देना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो आप इस पे नेगेटिव लगा देना, ठीक है। अब मैम ये बताओ इसमें हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज ध्यान रखनी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम मुझे बताओ इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी बोलो। +6 पहली चीज। दूसरा इसमें कितनी है, +7, +7 ठीक है। चलिए कलर याद रखते हैं फटाफट से। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर, और उसका क्या होता है, पर्पल या डार्क पर्पल लिख लो। कुछ बुक्स में पिंक भी लिखा होता है लेकिन एक्चुअल में पर्पल होता है इसका, ठीक है। चलो अब बात आती है कि अगर Mn+6 में है तो इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैम, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर Mn+7 में है तो D में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। तो अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, इसका 1.8 के आसपास आएगा, इसका 0 आएगा। और इसमें जो ग्रीन कलर है वो क्यों आता है बताओ। ग्रीन कलर इज ड्यू टू 3D ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, क्या ये कलरलेस होता है? नहीं मैम, अभी आपने बताया पर्पल कलर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे लिए नई चीज आ रही है। यहाँ पे जो कलर आता है वो किस वजह से आता है, लिखो। कलर इज ड्यू टू LMCT। मैम ये क्या होता है, अगेन दिस इज, मैं बोलूंगी बियॉन्ड योर स्कोप, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ज्यादा डीप में मत जाना क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है बेटा ये वाला टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि रटना ना पड़े। LMCT, लिगेंड टू मेटल, मतलब जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जाती है उसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, जिसकी वजह से क्या आता है, कलर आता है। मतलब खुद थोड़ा सा सोचना। अब मैम लिगेंड नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लिगेंड वो होंगे जिनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। पूछेगा आर्यन, तभी बता रही हूँ आपसे। बस ये पूछेगा कि जो KMnO4 का कलर आता है वो किस वजह से आता है, आपको वहां पे मार्क करके आना लिगेंड टू मेटल, ये तो याद रहेगा आर्यन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब लिगेंड क्या होते हैं, लुइस बेस भी बोलते हैं, ये तो तुमने पक्का सुना होगा, अगर लिगेंड नहीं सुना है तो। इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, ऐसे दिखा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब मेटल क्या होना चाहिए, अब तुम खुद सोचो, लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मेटल के पास क्या होनी चाहिए, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस मैम यस मैम। अगर खाली ऑर्बिटल है तभी ये ट्रांजिशन होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन की वजह से फिर क्या आएगा, कलर यहाँ पे शो होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि पहले भी पूछा गया है कि MnO4 नेगेटिव का कलर पर्पल क्यों होता है, इसमें तो D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कलर क्यों आता है, तो आप बोलोगे लिगेंड टू मेटल। तो बेटा लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है देने के लिए। तो अगर आपके पास लिगेंड है और मेटल है, ठीक है, मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, खाली वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो क्या करता है लिगेंड, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कलर आता है। इनको बोला जाता है बेटा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में दो तरह की होती है, एक LMCT होता है, एक MLCT होता है। आपको LMCT ध्यान रखना है, लिगेंड टू मेटल। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो
कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं और भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा, अभी आगे करवाऊंगी। क्रोमियम के भी कंपाउंड्स होते हैं और भी होते हैं काफी सारे। आपको मैग्नीज और इसका ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, अभी जो आगे मैं क्रोमियम वाला करवाऊंगी। तुम यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और मैग्नीज क्योंकि खाली हो चुका है +7 है, तो वहां पे क्या होगा, आपका ट्रांजिशन होगी, तो जिसकी वजह से उसका कलर आएगा। तो ये LMCT आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, हाँ मैम स्ट्रक्चर की बात से आप एक बार थोड़ा सा बता दो, मैंने क्लास ली थी। क्लास के बाद रुकना प्लीज, ठीक है। ऑल राइट, अगर मैं तुम्हें पूछूं, मान लो यहाँ पे अगर मैं x और y लिखूं, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या x और y का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा या फिर ज्यादा कम होगा, सोच के बताओ। अगर मैं x और y लिख रही हूँ, सेम होगा? यस मैम। सॉरी, सारे सोच लो। सेम होगा? अरे रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस। अगर यहाँ पे भी एक्स वाई लिखूं तो लिख दूं, यहाँ पे भी एक्स वाई के बराबर होगा, ड्यू टू रेजोनेंस लिख लो, और यहाँ पे भी क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस लिख दूं। तो इसमें सिर्फ आपको क्या बात ध्यान रखनी है, बाकी तो हो जाएंगी तुमसे, बस एक ही LMCT का तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो जहां पे भी LMCT वाले एग्जाम्पल आएंगे ना तुम्हारे सिलेबस में, वहां मैं बताती जाऊंगी, वैसे डी ब्लॉक में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, बस इसके अलावा हाँ एक और चीज है इसमें कि जो मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है ना, इसमें कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो तुम्हें एक बात बताओ, मैग्नीज के पास है p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास है p, तो ये कैसे बन रहा होगा, पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रही होगी, बोलो। यस मैम। यहाँ पे भी क्या हो रही होगी, डी पाई पी पाई हो रही होगी। P pi. गलत मत लिखना, सही लिखना, कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं नोटबुक में, फिर गलत ही पढ़ते हो। तो ये इतने पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर आ जाओ फटाफट से। ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरा है, डाया है, कलर क्या है, कलर किस वजह से आता है, बॉन्ड लेंथ बराबर है या नहीं, कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, दैट्स इट, खत्म। इससे बाहर ना कभी पूछा है और ना कभी आगे फ्यूचर में पूछा जाएगा, ठीक है। हो गया, चलो अब हम आते हैं, क्योंकि तुमने ये भी सुना होगा जो KMnO4 है, अब हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। जो हमारा KMnO4 है, हाँ पी पाई डी पाई लिख लो, डी पाई पी पाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। KMnO4 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब हर मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, चाहे आपका एसिडिक मीडियम हो, है ना, चाहे आपका बेसिक मीडियम हो, चाहे आपका न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम हो, सब में इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुम्हें नहीं रटना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, तुम मुझे बताओ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, Reduce. यानी कि इसके साथ जो भी आएगा वो उसको तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। Reduce. तो यहाँ पे मैं एक तरीका बता देती हूँ तुम लोगों को। तो बेसिकली तुम्हें KMnO4 की रिएक्शंस पढ़नी है 3 मीडियम में। कौन कौन से मीडियम में? एक तुम्हें पढ़ना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है जी, बोलो, और एक तुम्हें पढ़ना है बेसिक मीडियम में, यहाँ पे मैं वो लिख रही हूँ न्यूट्रल, क्योंकि मेरे को एक चीज बतानी है तो वो सीक्वेंस में रखूंगी, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन। आपको लिखा मिलेगा एल्कलाइन, मतलब एल्कलाइन का मतलब होता तो बेसिक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें लिखा भी मिलता है पेपर में, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम।
और एक हम पढ़ेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। चलिए ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर तरीका बताती हूँ। जो KMnO4 है, जब वो एसिडिक मीडियम में जाएगा तो बेटा वो किस में चेंज होगा, Mn+2 में होगा। मैं याद रखना है, हाँ मैं आपको याद करा दूंगी। और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में किस में जाता है, MnO4 K2MnO4 में, ठीक है, मतलब MnO4 नेगेटिव से MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी। एक मिनट रुकना, 135 बनना न्यूट्रल, अच्छा ये तो +6, MnO2 लिखो बेटा, काटो उसको, MnO2। और बेसिक मीडियम में किस में जाएगा ये, K2MnO4। मैम कैसे याद रखेंगे, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ। देख आप याद रखोगे बेटा इस तरीके से, 135 बना से 135 बना। अब मैम ये बना बी क्या है यहाँ पे बेटा, बेसिक मीडियम, ये क्या है, न्यूट्रल और समझ गए एल्कलाइन मीडियम, बोलो। और ये तुम्हारा क्या है, एसिडिक। मैम ये क्या है, ये है एन फैक्टर, क्या है एन फैक्टर, आना एक बार आना, +7 से +2, एन फैक्टर कितना है बोलो, 5 का चेंज हो रहा है। +7 से +4 कितने का है चेंज बताइए, सो गए हो लगता है, देखो नींदों में आवाज आ रही है तुम लोगों की, फिर मेरे को 2 हफ्ते बाद कहोगे हम DNF लोग, ये तो हमें नहीं आता। +7 से +6 कितने का एन फैक्टर है, 1। तो इसको आप इस तरीके से याद रखोगे, 135 बना। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 है, न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में +3 है, और एसिडिक मीडियम में +5 है। ठीक है जी, अब तो याद हो जाएगा ये, अब तो याद हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हें मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो वो भी तुम निकाल सकते हो मैम। इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता ही है, मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। तो अगर तुम्हें KMnO4 का मोलर मास दे दिया जाए और ये पता चल जाए कि कौन से मीडियम में हो रही है रिएक्शन, तो तुम एन फैक्टर पता लगा सकते हो। हाँ मैम बिल्कुल पता लगा सकते हो। तो ये तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक है। अब तुम्हारी NCERT एक इंपॉर्टेंट चीज लिखती है कि जब इसका रिडक्शन होता है, देखो नोटिस करो सब में रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना कितना है, बस आपको ये याद रखना है एसिडिक मीडियम में जो आपका E1 नोट है वो ज्यादा है किससे, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम से, और सबसे कम है बेसिक मीडियम। ये आज तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आने वाला बहुत जल्दी। मतलब कि +7 से +2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू +4 और +6। ठीक है जी, तो ये बताता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ टाइट्रेशन करते हो ना तुम पोटेशियम पर मैग्नेट की ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ठीक है, इतना लिख लिया। यस मैम। आई होप तुम बस मुझे ये ना कहो कि मैम ये तो याद नहीं होना, ठीक है। चलिए मैं जेईई का पेपर सेट करती हूँ, हाँ फिर तो तुम सबके 200 से ऊपर आते, फिर तो मैं बता देती ना तुम लोगों को, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ एक बार। ओके, केमिस्ट्री में कुछ चीजें बेटा प्रिडिक्टेबल होती है, ये कभी सुनना तुम कभी। केमिस्ट्री में कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल होती है, स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स में, जैसे ऑर्गेनिक में प्रिडिक्टेबल होती है कि ये तो आएंगे ही आएंगे। फिजिकल में नहीं होता इतना, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में होता है बहुत ज्यादा, कि ये चीजें आती रही हैं और आगे भी आएंगी।
चलिए, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में ना ये बड़ी अजीबो गरीब रिएक्शंस लिखी हुई है। अब तुम पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएंगी तुम्हें इसकी बैलेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी करनी है वो मैं बता दूंगी। बस तुम ये देख लो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो किसमें चेंज हो गया है, ये +2 में। इतना समझ में आ गया सबको? देखो, अब देखो KMnO4 है, H2SO4 है, तो पोटेशियम और सल्फेट मिलके पोटेशियम सल्फेट बना लेंगे, और मैग्नीज और सल्फेट मिलके क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, मैग्नीज सल्फेट। और देखो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, बेसिकली इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को दिखा रहा है। बैलेंसिंग याद इसकी नहीं करनी है। यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम में +7 से ये +6 में गया, एन फैक्टर 1 होता है, अभी बताया था। न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है, 3। देखो वही लिखा हुआ, बस तुम ये अपनी नोटबुक में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? ठीक है, चलो बाकी मैं कल करवाऊंगी, लेकिन एक बार मैं थोड़ी सी बैलेंसिंग तुम्हें सिखा देती हूँ, आना एक बार। मेरे पास बेटा MnO4 नेगेटिव है, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो वो किसमें चेंज होगा, Mn+2 में होगा। हाँ मैम, कितने का एन फैक्टर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? अगर इसके साथ में कोई दूसरा बंदा लाऊं तो वो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर मेरा आयरन +2 में है, कल ये करवा दूंगी रिएक्शन कि किसको वो ऑक्सीडाइज करता है। आयरन +2 किसमें ऑक्सीडाइज होता है मेरा बेटा, +3 में होता है। तो कितने का चेंज आ रहा है मैम, 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, Yes. अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को ऐड करना है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो MnO4 नेगेटिव, जिसको याद है रिडॉक्स में जो पढ़ा था वो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये एक ही बैलेंस करके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये काम हो गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, रिडक्शन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ता है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ता है दोनों साइड विद द हेल्प ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने क्या लगा दो, पानी के मॉलिक्यूल्स लगा दो। ठीक है, बोलो हाँ के ना। अब हमें Yes, क्या ma'am. करना होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हमें H+ बैलेंस करना होता है। यहाँ पे कितने हैं, 8, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो क्या लगा दोगे, 8 तो ये हो गई तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी जो है रिएक्शन जैसे मैं कल बताऊंगी, Fe+2 देखो Fe+3 में चेंज हो रहा है, I नेगेटिव I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, S2 नेगेटिव सल्फाइड सल्फर में हो रहा है। कैन यू सी दैट? और आप ये बैलेंसिंग भी कर सकते हो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने तुम्हें सिखाई है। इसमें बैलेंसिंग जरूरी है, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। कल है अपनी क्लास, है ना? तो कल मैं तुम्हें क्या कराऊंगी, KMnO4 कंप्लीट कराऊंगी, K2Cr2 कंप्लीट कराऊंगी। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो 1-2 बार पेपर में आई है, वो कराऊंगी। प्लस लेंथेनोइड्स की कॉन्फ़िगरेशन करा दूंगी कल। ठीक है, याद करने का तरीका और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि परसों मैं इस चैप्टर को फिर मतलब सैटरडे को मैं इस चैप्टर को खत्म कर पाऊं बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर लंबा खिंच जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, जितना मैंने करवाया है उतना कर लेना। कल थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगी, है ना, क्योंकि रिएक्शंस ही रह गई हैं बस। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। हाँ अब रुक जाओ, जिसको जो पूछना था।